रिस्क फैक्टर्स कौन से होंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन में? अच्छा जी, जो कि जिन ख़वातीन की टीन एजर में शादी हुई होती है, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं पोस्टपार्टम के एज़ कम्पेयर टू जिनकी टीन एजर में शादी नहीं हुई होती। जो कि सिंगल मॉम्स होती हैं उनमें भी ये चांसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। या ऐसे लोग जो कि बहुत ही स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, जैसे कि लो इनकम के साथ जो फैमिलीज़ होती हैं, उसमें भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो होने के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा होते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की जो ट्रीटमेंट है, उसमें जो थेरेपीज़ यूज़ होती हैं वो सबसे पहले तो सीबीटी थेरेपी जो है वो अप्लाई होगी, जिसमें जो क्लाइंट है वो अपने थेरेपिस्ट के साथ मिलकर कुछ ऐसी उसमें एक्टिविटीज़ होंगी, ऐसी टेक्निक्स यूज़ होंगी सीबीटी में, कुछ वर्कशीट्स ऐसी यूज़ की जाएंगी, जिसके ज़रिए से जो क्लाइंट की नेगेटिव थॉट्स हैं उनको चेंज किया जाएगा टूवर्ड्स पॉजिटिव थॉट्स। ये भी प्रॉपर सीबीटी जो है वो उस पर एक काम होगा, थेरेपिस्ट और क्लाइंट मिलकर वर्क करेंगे, तो जो है वो काफ़ी हद तक अफेक्टिव साबित होगी क्लाइंट के लिए। उसके बाद जो है आईपीटी की थेरेपी यानी इंटरपर्सनल थेरेपी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए। इसमें ये होता है कि जो पेशेंट की जो पर्सनल लाइफ है उस पर काम किया जाता है, उसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे कैसे डील किया जाएगा, उन चीज़ों को देखा जाता है। जो क्लाइंट का रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, उस चीज़ पे काम किया जाएगा जिसमें फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है। इसमें डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे कि रोल प्लेइंग और ओपन एंडिंग जो क्वेश्चंस होते हैं वो किए जाएंगे, जिसमें क्लाइंट को एक प्रॉपर मौका दिया जाएगा कि वो खुलकर बात करे जो उसके पर्सनल इश्यूज़ हैं उन पर। तो ये थेरेपी बहुत ही हद तक इफ़ेक्टिव है इस चीज़ के लिए। रिलैक्सेशन थेरेपी, ऑफ कोर्स इसमें जो है जो रिलैक्सेशन दी जाती हैं, जिसमें काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं। डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो क्लाइंट को सिखाई जाती है। और डिफरेंट एक्सरसाइजेज कि आपने अपनी रूटीन को कैसे चेंज करना है, आपने मॉर्निंग में उठ के क्या क्या एक्टिविटीज़ आपकी होनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक चेंज होगी। इसमें मेडिकेशन भी की जाती है, लेकिन मेडिकेशन इस हद तक इफ़ेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि जो पोस्टपार्टम की जो क्लाइंट होते हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग पर होते हैं, उनके बच्चे। तो फिर अगर मेडिकेशन भी वो यूज़ करेंगी तो ये चीज़ जो है वो या तो फिर आप बच्चे को जो है वो जो फार्मूला मिल्क्स हैं या इस तरफ लेकर आएँ, क्योंकि ऑफ कोर्स फिर बच्चे के लिए वो चीज़ें जो मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हो वो हार्मफुल हो सकती हैं। तो इसलिए मेडिकेशन से बहुत बेहतर है कि आप थेरेपीज़ की तरफ आओ और उससे आप अपनी जो डेली लाइफ है, अपनी जो थॉट्स हैं आपके, उनको आप चेंज करो, तो ये काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव साबित होंगी आपके लिए। जी, मैंने ये सोचा कि इसी लेक्चर के एंड पर ये चीज़ भी डाल दी जाए ताकि क्लाइंट्स को क्लियर हो जाए। एक साथ ही होता है लेक्चर पूरा, तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है समझना। पोस्टपार्टम साइकोसिस भी हो सकता है, ये जो बहुत ही रेयर किस्म है आप कहेंगे पोस्टपार्टम की, वो पोस्टपार्टम साइकोसिस है। यानी कि हज़ार में से कोई एक या दो औरतें ऐसी होंगी जो कि इसको फेस करेंगी। इसमें जो है ये डिलीवरी के 2 हफ्तों के दौरान ये सिम्टम्स जो हैं हो सकते हैं। वो लोग जिन्हें पहले से डिलीवरी से पहले स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, उनको पोस्टपार्टम साइकोसिस हो सकता है, वो इसका सामना करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर बताती जाऊं कि ये बहुत ही रेयर फॉर्म है पोस्टपार्टम की, यानी बहुत कम जो लोगों में इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है या देखा जाता है। इसके सिम्टम्स भी सेम हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसे ही। इसमें भी सैडनेस फील होती है, डिसीजन मेकिंग में
डिफ़िकल्टी होती है, जो थिंकिंग होती है वो बहुत हद तक कंफ्यूज्ड होती है पेशेंट्स की, होपलेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्लीप इश्यूज भी इन लोगों को होते हैं। लेकिन इनको लोगों को साथ क्या है कि जी कुछ कोई ना कोई चीज़ नज़र आ रही होती है या सुनाई दे रही होती है, ऐसी चीज़ें जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं होती। ऑफ कोर्स ये साइकोसिस है, तो फिर जो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं उनसे भी चीज़ें मिलती जुलती हैं। पैरानॉइड फीलिंग इनको बहुत ज़्यादा होती है, इनको लगता है कि दूसरे लोग जो हैं वो इन्हें हर्ट करना चाह रहे हैं और यहाँ उनके लिए हार्मफुल साबित होंगे दूसरे लोग। इसमें जो मूड स्विंग्स हैं वो बहुत रैपिड मूड स्विंग्स होते हैं और हर वक्त थकावट फील होते रहना। और इसमें ये चीज़ भी है कि ये खुद को भी नुकसान पहुंचाना चाह रहे होते हैं और दूसरे लोगों को भी। और इसमें जो इनका बच्चा है वो भी हो सकता है जिसको वो नुकसान पहुंचाना का सोच रहे हो। तो ये वाले जो क्लाइंट्स होते हैं ये ज़्यादा थोड़े से सीरियस होते हैं, इनका नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और इनके लिए फैमिली को चाहिए कि फ़ौरन इन सिम्टम्स को अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो जो इनका थेरेपिस्ट है या किसी भी साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं और इन सिम्टम्स के बारे में डिस्कशन करें। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। होप सो आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगेगा। अगर लगे स्टूडेंट्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ। और हम ज़रूर नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।